जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। We are demanding RSS also banned. PFI ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? RSS also highlighting these communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? पिछले कुछ दिनों में NIA ने कई स्टेट्स में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करी थी और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम में हुई थी। और NIA ने जिस तरह PFI के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करी थी, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि होम मिनिस्ट्री जल्द ही PFI पर बैन लगा सकती है, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, होम मिनिस्ट्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। साथ ही इससे जुड़े 8 दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी बैन लगाने की कार्रवाई करी गई है। होम मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वेडनेसडे यानी आज ही होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है कि PFI और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन एक सोशियो इकोनॉमिक और सियासी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका सीक्रेट एजेंडा सोसाइटी के खास कम्युनिटी के लोगों को कट्टर बनाना, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करना है। दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह PFI के किस्से बयान कर रहे हैं या RSS के। खैर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने होम मिनिस्ट्री के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाने के फैसले का वेलकम किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर लगाया गया बैन सराहनीय यानी प्रेज़वर्दी है। ये नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बने ऑर्गेनाइजेशंस या शख्स कबूल नहीं है। तो आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अपने ऑर्डर में PFI पर सीक्रेट एजेंडा चलाकर एक स्पेसिफिक क्लास यानी वर्ग विशेष यानी खुलकर कहा जाए तो मुसलमानों को कट्टर बनाने और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने की बात कही है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर PFI को बैन करने से वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो बरसों पहले जिस RSS को इसी देश की सरकार ने बैन किया था, वो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता MV गोविंदन ने कहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है तो सबसे पहले RSS को बैन करना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनल एक्टिविटीज को अंजाम देने वाला सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे दोस्तों, PFI को लेकर 2024 के चुनाव तक होने वाले नफरती, जुल्म और अंधेर गर्दी से भरे सियासी तमाशे के बीच अहम बात यह है कि क्या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट PFI पर पाबंदी के उठाए गए कदम का रिव्यू करेगी, और NIA और ED जैसी एजेंसियों के पास क्या इतने सबूत हैं कि कोर्ट में पाबंदी को जायज ठहरा सके, क्योंकि कुछ महीने पहले भी सरकार तमाम ताकत झोंकने के बावजूद PFI पर पाबंदी नहीं लगा सकी थी। खैर, यह सियासी तमाशा है, इसमें सबूत खोद कर भी पैदा कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, जिसने स्कूटर में बॉम्ब फिट करा करके कई लोगों को मरवा डाला, वो तो पार्लियामेंट में बैठी है।
एनआईए 8 स्टेट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों पर छापेमारी कर रही है। वैसे एनआईए ने 2018 में भी उत्तर प्रदेश में छापेमारी करके भारी विस्फोटक बरामद किया था और बाद में पता चला कि वो दिवाली पर बजाने वाला सुतली बम था। खैर, फिर भी बता दूं कि मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने वाले बीजेपी नेता के फार्म हाउस से 35 जिलेटिन की छड़ें और 100 डेटोनेटर बरामद हुए थे। एनआईए को अगर पीएफआई पर चल रहे सियासी तमाशे से वक्त मिले तो थोड़ा मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने वाले बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर भी घूम आए। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बनारस से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन लोगों को उठाया गया है उन पर ज्ञानवापी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने और 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश करने का इल्जाम लगाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के लिए अगर किसी ने चंदा किया तो ये गुनाह कैसे हो गया। अभी देश भर से राम मंदिर के नाम पर जबरदस्त चंदा इकट्ठा किया गया था, तब तो किसी ने चंदा मांगने वाले की गिरफ्तारी नहीं करवाई थी। अब रह गया सवाल कि 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने की साजिश आखिर है क्या। जरा सोचिए कि क्या साजिश ये हो सकती है। आखिर कैसे भारत मुस्लिम मुल्क बनेगा? क्या इसके लिए हर मुसलमान 100 बच्चे पैदा करेगा या हर हिंदू अपना मजहब बदल लेगा? जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन भारत में काम नहीं कर सकता है। तो फिर इस सियासी तमाशे की हकीकत को समझें। सारा खेल 2024 के लिए ही चल रहा है, पर उनका क्या जो खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या इसे भी साजिश माना जाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं माना जाएगा। वहीं पीएफआई पर इल्जाम है कि वो जूडो कराटे सिखाने के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग देता है। तो दोस्तों, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह से लाठी चलाने की ट्रेनिंग देता है। उसके कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं आज तक? पीएफआई पर इल्जाम है कि उसे देश विदेश से चंदा मिलता है। तो नागपुर वाले ऑर्गेनाइजेशन का भी ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही ऑडिट, फिर भी उसे सारी दुनिया से चंदा मिलता है। पीएफआई पर इल्जाम है कि इससे जुड़े लोगों के घर से धारदार हथियार मिले हैं। तो दोस्तों, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लोग पहले खाकी नेकर पहनते थे और अब खाकी पैंट पहनने लगे हैं। वो भी तो साल में कई बार तलवारें लेकर घूमते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर तलवारें लहराते हैं। पीएफआई पर यह भी इल्जाम है कि पीएफआई ने अलग अलग नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। खाकी पैंट वालों ने भी तो 122 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं। तो दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में कहा गया है कि पीएफआई का रिश्ता बांग्लादेश और भारत के 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रहा है जिन पर बैन लगा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि पीएफआई का रिश्ता आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। पीएफआई के कुछ फाउंडर मेंबर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के नेता रहे हैं। ये दोनों ही बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में कहा गया है कि पीएफआई के ग्लोबल आतंकवादी ग्रुप्स के साथ रिश्ते के कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पीएफआई के कुछ मेंबर्स आईएसआईएस में भी शामिल हुए और सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी एक्टिविटीज में हिस्सा ले चुके हैं। पीएफआई के कुछ कैडर इन देशों के वॉर जोन में मारे गए हैं। कई कैडर को स्टेट और सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैर, आपको बता दूं कि पीएफआई का एस्टैब्लिशमेंट 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह ओरिजिनली साउथ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन था। केरला में नेशनल डेवलपमेंट फंड यानी एनडीएफ, तमिलनाडु की मनिथा निथि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ने 2006 में केरला के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का विलय करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाने का फैसला लिया था। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 ऑर्गेनाइजेशंस के विलय के 2 सालों बाद गोवा और नॉर्थ इंडिया के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर के 5 ऑर्गेनाइजेशंस पीएफआई में मिल गए थे। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैडर बेस्ड मास मूवमेंट बताने वाला पीएफआई 23 स्टेट्स में फैले होने और 4 लाख मेंबर्स होने का दावा करता रहा है। होम मिनिस्ट्री को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 23 स्टेट्स में फैले होने की बात कही थी। खैर, अब पीएफआई और इसके सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स
रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मोदी सरकार ने गैर कानूनी एक्टिविटीज रोकथाम एक्ट 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत PFI और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को 5 साल के लिए बैन किया है। वैसे PFI के साथ मोदी सरकार को जो करना है करे, लेकिन PFI जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। PFI पर बैन लग गया है तो PFI जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पर भी बैन लगना चाहिए। लेकिन हकीकत तो यही है कि बराबर का एक्शन सरकार कर ही नहीं पाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।